एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल केशव झा किंग्स लैब। तो आई नो कि हमारी 15 मिनट वीडियो सीरीज में पिछले 3 दिनों से कोई वीडियो नहीं आ पाई है। द रीज़न वाज माय हेल्थ। अभी भी आप लोगों को मेरी वॉइस में डिफरेंस समझ में आ गया होगा बिकॉज ड्यू टू कोल्ड एंड फीवर मैं वीडियो नहीं बना पाया। सो आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट। बट क्योंकि काम तो काम है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये हमारे चैप्टर 2 का पार्ट 2 होगा हमारी 15 मिनट सीरीज वीडियो में। और हमारी 15 मिनट सीरीज वीडियो का ये होगा 7th वीडियो। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है। तो हमारे चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मैं ये बात इंपॉर्टेंटली बोलना चाहूंगा कि ये जो चैप्टर है ये काफी सारे लोगों का प्रोजेक्ट चैप्टर होता है। काफी सारे स्कूल के काफी सारे बच्चे जो है प्रोजेक्ट बनाते हैं फॉर दिस चैप्टर। ठीक है। और वो इस प्रोजेक्ट में सारे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज भूल जाते हैं वो ये भूलते हैं कि वो फेयोल के बारे में याद नहीं करते। वो मैनेजमेंट के रूल्स याद कर लेते हैं, सब कुछ याद कर लेते हैं, पर वो हेनरी फेयोल के ही बारे में याद नहीं करते। और काफी टाइम जो वाइवा वाले टीचर्स होते हैं वो ये पूछते हैं टेल मी समथिंग अबाउट हेनरी फेयोल। तो आपको इनके बारे में 2 या 3 बातें जो है वो बात जानना तो बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात कि ये एक माइनिंग इंजीनियर थे और इन्होंने फ्रेंच माइनिंग कंपनी में 1860 में एज एन इंजीनियर ज्वाइन किया था। पहली चीज, हेनरी फेयोल कौन थे? एक माइनिंग इंजीनियर थे और उन्होंने फ्रेंच माइनिंग कंपनी में 1860 में एज एन इंजीनियर काम किया था। 1888 तक वो एक मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए थे उस माइनिंग कंपनी के। और उसी टाइम पे जब उन्होंने देखा कि उनकी कंपनी में बैंकरप्सी आ रही है तो उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस को यूज किया और उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए जिसे हम लोग इसी वजह से हम उन्हें फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कहते हैं। उन्होंने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का या क्लासिकल अप्रोच कह सकते हो आप, या जनरल मैनेजमेंट कह सकते हो, प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कह सकते हो इसे, प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कह सकते हो, या फिर क्लासिकल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट भी बोल सकते हो। ठीक है। इनको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कहा जाता है। तो आपको 4 बातें जरूर याद रखनी है। पहली बात, हेनरी फेयोल एक माइनिंग इंजीनियर थे। उन्होंने 1860 में एज एन इंजीनियर एक फ्रेंच माइनिंग कंपनी ज्वाइन की। 1988 में वो एक मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए। सॉरी, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, 1988 नहीं, 1888 है ये, 1888 है। 1888 में वो एक मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए और उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस का यूज किया और जनरल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए, जिसकी वजह से उनको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कहा जाता है। क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हेनरी फेयोल ने हमें 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं। मैं इस वीडियो में 7 प्रिंसिपल्स को इंक्लूड करूंगा और 7 को नेक्स्ट के अंदर इंक्लूड करूंगा, सबको एक साथ नहीं लेके चलते हैं। अगर हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात करें, एक तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी बोलना चाहूंगा कि आप ये 14 के 14 जैसे आप लोग कैश फ्लो की पूरी सीरीज याद करते हो ना, पूरा का पूरा सिस्टम याद करते हो कि कौन सा कब आएगा कहाँ आएगा, ये 14 भी आपको सीरीज वाइज याद होने चाहिए। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, बिल्कुल नाम की तरह याद होने चाहिए, एकदम सीरीज वाइज याद होने चाहिए। ठीक है। ये आगे पीछे आप लिखते वक्त लिख सकते हो, लेकिन वाइवा के पोजीशन से, वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ये सारे के सारे याद हो, लाइन वाइज याद हो। ठीक है। देखो, हेनरी फेयोल की एक और खास बात ये थी कि उन्होंने ना कहते हैं अपर लेवल के हिसाब से काम किया था। उनके जो ज्यादातर प्रिंसिपल्स है वो अपर लेवल के हिसाब से, टॉप लेवल के लिए थे। ठीक है, कि टॉप लेवल वालों को क्या काम करना चाहिए। तो उनका पहला प्रिंसिपल आता है डिवीजन ऑफ वर्क। उन्होंने ये कहा था कि टॉप लेवल वालों को अपने काम को छोटे छोटे यूनिट्स में बांट देना चाहिए। अगर आप छोटे छोटे यूनिट्स में काम को बांट दोगे तो आपको एक्सपर्ट लोग मिलेंगे और वो अपने आप में स्पेशलाइज्ड लोग मिलेंगे। ठीक है। जैसे स्कूल में अगर कोई कॉमर्स का कॉमर्स फैकल्टी का टीचर, तो ऐसा नहीं है कि उसे बीएसटी आती है और अकाउंट्स आती है तो उसे इको नहीं आती होगी, या जिस इंसान को इको आती है वो थोड़ी बहुत बीएसटी नहीं पढ़ा सकता या इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता। इट्स नॉट लाइक दैट, उसे आता सब कुछ है। फिर भी हम अलग अलग चैप्टर के टीचर क्यों रखते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर क्यों रखते हैं? क्योंकि वो ग्रेटर एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे, वो अपने फील्ड में स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे, जिसकी वजह से अननेसेसरी वेस्टेज नहीं होगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है वो काम को छोटे छोटे पार्ट में बांटे। तो डिवीजन ऑफ वर्क इज दिस। देन सेकंड, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहां पर यह बात इंपॉर्टेंट है कि अथॉरिटी, पहले तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या क्या होता है। अथॉरिटी का मतलब होता है कि आपके पास पावर है कि आप कोई डिसीजन ले सकते हो, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि भैया आप बाउंड हो चुके हो, कि आपको कोई, आप एक ऑब्लिगेशन हो चुकी है आपकी कि आपको ये काम करना है। आपकी ऑब्लिगेशन हो चुकी है कि आपको ये काम करना है। जैसे टीचर आपसे प्रोजेक्ट फाइल मांगेगा, ये आप उनकी अथॉरिटी है, और आप प्रोजेक्ट फाइल दोगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लियर?
ये दोनों साथ ही में जाते हैं। बिना अथॉरिटी के रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई फायदा नहीं और बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के अथॉरिटी का कोई फायदा नहीं है। ये साफ साफ सीधी सीधी बात है। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ जाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं आएगा काम करने में। और अगर हम लोग अथॉरिटी दे देते हैं किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बगैर, तो बस इंसान मेरे पास पावर है, फिर वो आ जाएगा, अरे प्रिंसिपल है हम। देखा है ना आपने, अरे प्रिंसिपल है हम। हमने देखा होगा मेरे ख्याल से कौन सा कार्टून है ये हमारा, बंद बुद्ध और बुड़बक करके एक कार्टून है, आपने वो देखा होगा। तो एरोगेंट हो जाओगे अगर आपके पास सिर्फ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो तो। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी का साथ साथ होना जरूरी है। हालांकि जब आप एक्सप्लेन करोगे तो आप बस इतना एक्सप्लेन करोगे कि अथॉरिटी का मतलब होता है पावर ऑफ टेकिंग डिसीजन, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू फिनिश अ वर्क और टू कंप्लीट अ वर्क इन अ डेजिग्नेटेड टाइम। क्लियर। थर्ड आता है हमारा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बेसिकली मतलब ही यही है कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल है वो फॉलो किए जाए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वर्कर। तो ये कहा था हेनरी फेयोल ने ऊपर वाले एडमिनिस्ट्रेशन से, टॉप लेवल एडमिनिस्ट्रेशन से, कि आपको डिसिप्लिन पे काम करवाना पड़ेगा। आपको गुड सुपरवाइजर अलॉट करने पड़ेंगे, और जो कि गुड सुपरवाइजर आपको हर लेवल पे चाहिए, जो कि क्लियर एंड फेयर अग्रीमेंट करवा सकते, और जो कि आपकी पेनल्टीज वगैरह को भी लगा सकते हो। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये उन्होंने कहा था। और डिसिप्लिन लाने के लिए अगर आपको पेनल्टीज लगानी पड़ती है तो यस, आप पेनल्टीज लगा सकते हो, क्योंकि डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट। विदाउट डिसिप्लिन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं करेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सबऑर्डिनेट्स टू फॉलो द रूल्स। अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा। डिसिप्लिन आपको सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलता है? किसी भी आर्मी यूनिट में। किसी भी आर्मी यूनिट में आपको डिसिप्लिन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। दे ऑल द सबऑर्डिनेट्स फॉलो द रूल। उनको इससे मतलब नहीं है इफ द रूल इज करेक्ट और द रूल इज इनकरेक्ट, बट इफ द ऑर्गेनाइजेशन हैज गिवन अस सम रूल्स, वी हैव टू फॉलो। इट्स एज सिंपल एज दैट। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम होती है आर्मी। क्लियर। देन आता है आपका यूनिटी इन कमांड। यूनिटी इन कमांड की जब हम बात करते हैं, देखो यूनिटी इन कमांड का मतलब ये है, सीधा सीधा सीधी सीधी बात ये है कि एक इंसान को एक ही बंदा ऑर्डर दे। एक इंसान को अलग अलग लोगों से ऑर्डर लेने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है। जैसे कि काफी टाइम क्या होता है कि स्टूडेंट्स वगैरह ही क्या करते हैं क्लास में, उन्हें कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो हर टीचर के पास, हर टीचर से जाके आइडिया लेते हैं। हर टीचर उन्हें अगर अपने अपने हिसाब से बता देगा तो उनके पास मल्टीपल आइडियाज हो जाएंगे, लेकिन शायद कंफ्यूजन भी हो जाएगी भाई प्रोजेक्ट बनना कैसे है। लेकिन अगर वो सिर्फ अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर से ही बात करे तो उन्हें बस कंफ्यूजन नहीं रहेगी, उनको क्लियर रहेगा कि उन्हें कैसे काम करना है। तो यूनिटी ऑफ कमांड जो है वो यही बोलती है कि वन बॉस वन ऑर्डर, यानी कि एक ही बॉस होगा। आपको आपको एक ही सुपीरियर से ऑर्डर लेने, आपको 10 सुपीरियर के पास जाकर के ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है। क्या लिखा हुआ है? It implies that every worker should receive order and instruction from one superior only. अलग अलग सुपीरियर से ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज कंफ्यूजन होगी, कॉन्फ्लिक्ट होगा, डिस्टर्बेंस होगी और ओवरलैपिंग होगी। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। देखो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि एक इंसान एक आदमी से ऑर्डर ले। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि देखो ये है गोल, ये है हमारे अलग अलग सबऑर्डिनेट्स, ये है हमारा एक और सुपरवाइजर। लेट्स से ये सुपरवाइजर है, ठीक है, ये सब ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट्स है। तो एक सुपरवाइजर सबको ऑर्डर दे रहा है, तो हर एक के लिए ये क्या होगा? ये हो गया यूनिटी ऑफ कमांड। और ये सारे मिलकर के एक ही गोल के लिए काम कर रहे हैं, ये हो गया यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ठीक है। तो अलग अलग सबऑर्डिनेट्स मिलकर के एक ही गोल के लिए काम करें, यही हमारा क्या कहलाता है? सेम ऑब्जेक्टिव के लिए काम करें, यही क्या कहलाता है? हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। जैसे कि प्रिंसिपल ने कहा, प्रिंसिपल ने कहा कि सारे टीचर्स को कि भैया इनका एकेडमिक रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। अब गोल क्या है हमारा? एकेडमिक रिजल्ट। तो यहाँ पर हमारे बिजनेस स्टडीज के टीचर आ गए, अकाउंट के टीचर आ गए, इंग्लिश के टीचर आ गए, इको के टीचर आ गए। ये सारे मिलकर के क्या कर रहे हैं? एक ही गोल पे काम कर रहे हैं कि नहीं, एकेडमिक रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। ये क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड। क्योंकि प्रिंसिपल ने एक ही बॉस ने सबको ऑर्डर दिया है, तो ये यूनिटी ऑफ कमांड। और ये सारे एक ही गोल के लिए काम कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। क्लियर? बहुत ही सिंपल सा है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है। Each group of activities having the same objectives must have one head and one plan. एक ही head होना चाहिए और उनका एक ही plan होना चाहिए. This ensure that unity of action and coordination. For example, if a company is producing motorcycle as well as car, then it should have separate division for them.
यानी कार वालों के लिए अलग से डिपार्टमेंट होना चाहिए और मोटरसाइकिल वालों के लिए अलग से डिपार्टमेंट होना चाहिए। कार वाले मोटरसाइकिल वाले में इंटरप्ट ना करे, ये इसमें ना करे, एक काम के लिए एक ही इंसान चाहिए। क्लियर? तो अगर इन दोनों में डायरेक्शन की बात करें, वैसे तो मैं अंतर बता चुका हूं आपको, लेकिन अगर हम बात करते हैं तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहती है कि वन सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। इसमें क्या कहता है कि हर ग्रुप का, ईच ग्रुप का सेम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और एक हेड होना चाहिए। क्लियर? देन इसकी वजह से ड्यूल सबऑर्डिनेशन नहीं होता, यानी एक आदमी को दो लोगों से ऑर्डर नहीं लेने पड़ती, ये ओवरलैपिंग नहीं करता, क्योंकि एक बार एक काम हो गया वो दोबारा नहीं होगा, क्योंकि हर एक का अपना अलग अलग डिपार्टमेंट है। इसकी वजह से इंडिविजुअल एम्प्लॉय पे इफेक्ट पड़ता है, इसकी वजह से पूरी एंटायर ऑर्गेनाइजेशन पे, क्योंकि ये बात किसकी कर रही है, गोल अचीवमेंट की, ऑर्गेनाइजेशनल गोल की। तो अगर ये अचीव नहीं होंगे तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर? आई होप ये क्लियर हो गया होगा। देन अगर हम बात करते हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ये एक बात आपको जाननी पड़ेगी। अगर आप कॉर्पोरेट की बात करते हो, कॉर्पोरेट की बात करते हो, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आपका ऑफिस शुड ऑलवेज कम फर्स्ट। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको ऑफिस को देनी पड़ेगी। ये था रूल हेनरी फ्योल का। बहुत सारे लोग इससे अग्री नहीं करेंगे, नहीं, आपकी पर्सनल लाइफ बाद में, ऑफिस पहले, आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट बाद में, जनरल इंटरेस्ट पहले। आपको ऑफिस को फर्स्ट देना है, आपका ऑफिस इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या बोला हुआ है, द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी ऑफ द इंडिविजुअल एम्प्लॉय। सॉरी, फॉर एग्जाम्पल, एक मैनेजर को अपनी प्लेजर ट्रिप कैंसिल करनी पड़ सकती है अगर वो उसे कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग लेनी है। सो वर्क कम फर्स्ट, एक हमें लाइन दी गई है ना, वर्क कम्स फर्स्ट, वो यहीं से आया है, इसी जगह से आया है कि आपको अपने जनरल इंटरेस्ट के सामने अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी नहीं देनी है, आपको ऑफिस को, काम को हमेशा प्रायोरिटी देनी है। देन सेवंथ की अगर हम बात करते हैं, आज के लिए हमारा लास्ट होगा इस वीडियो के लिए, वो है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। देखो, मार्केट में एक ही काम करने के लिए अलग अलग कंपनीज अलग अलग सैलरीज अलग अलग सैलरी देते हैं। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो अपने एम्प्लॉय को रेम्यूनरेशन दे रहे हो वो उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे, ऑर्गेनाइजेशन को भी दे, साथ साथ एम्प्लॉय को भी दे। देखो, ऑर्गेनाइजेशन तो यही चाहेगी कि वो कितनी मिनिमम सैलरी दे दे, क्योंकि जितनी मिनिमम सैलरी मिलेगी उतना ज्यादा उसको बेनिफिट है। लेकिन एम्प्लॉय भी तो सेटिस्फाई होना चाहिए, अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं होगा तो क्या करेगा, कंपनी छोड़ के चला जाएगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बात की थी बोट के मालिक की, कि उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था कि कि मेरी वजह से कंपनी ने 50% का इंक्रीज किया है ग्रो प्रॉफिट में, तो आप मेरी सैलरी भी 50% बढ़ा दो। तो मैनेजर ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, तब वो JBL में काम करते थे, एज पर इंटरव्यू उन्होंने कहा है कि वो JBL में काम करते थे। तो उनके हेड ने कहा नहीं नहीं, 10 से 12% की इंक्रीमेंट होती है, मैं उससे ज़्यादा दे ही नहीं सकता। तो कहते हैं कि नहीं, मैंने तो 50% का काम करके दिया ना, तो 50% इंक्रीज होना चाहिए। एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं था, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर मार्केट में मिलते हैं। और आज के टाइम पे आपको पता है JBL के सामने बोट कितनी बड़ी मार्केट है। ठीक है, तो आप यही समझ रहे हो कि आपका एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होना चाहिए, वरना वो छोड़ के चला जाएगा कंपनी। ऑर्गेनाइजेशन भी सेटिस्फाई हो, ये हम नहीं कह रहे कि वो ज्यादा पे करे, पर जितना पे बनता है उतना तो करे। द एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर वेजेस सैलरीज विच वुड बी गिवन एट लीस्ट अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि एक रीजनेबल लाइफस्टाइल के लायक तो होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि इंसान गरीबी में ही रहता रहे हमेशा, एक स्टैंडर्ड, रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ की वजह से उसको सैलरी मिलनी चाहिए। एट द सेम टाइम उस कंपनी की पेइंग कैपेसिटी भी होनी चाहिए, कंपनी की इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो पे कर सके। अगर कंपनी इस कैपेसिटी के अंदर नहीं है तो वो लेस नंबर ऑफ एम्प्लॉय रखे, वो लेस नंबर ऑफ एम्प्लॉय रखे। अब लेस नंबर ऑफ एम्प्लॉय रखने का क्या फायदा होगा, आप लोगों को व्हाट्सएप का पता ही है कि व्हाट्सएप ने जब अपने आप को बेचा है, व्हाट्सएप ने जब अपनी कंपनी बेची है, 55 पीपल थे उनकी कंपनी, 55 लोग थे जब उन्होंने अपनी कंपनी बेची। इतना बड़ा हो सकता था व्हाट्सअप, लेकिन जब उन्होंने मेटा को अपने आप को बेचा है, मेटा को, तो उनके पास 55 एम्प्लॉयज थे, और इन 55 एम्प्लॉयज को इतना रेम्यूनरेशन मिल गया था कि सब ने फरारी खरीदी थी, रिसेप्शन से लेकर के सब ने फरारी खरीद ली थी, इतना रेम्यूनरेशन मिल गया था, इतने खुश थे ये लोग। तो या तो आप लेस नंबर ऑफ एम्प्लॉय रखो या तो अपनी कैपेसिटी बढ़ा लो। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियोस। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर किसी पॉइंट में दिक्कत आती है तो प्लीज मुझे मैसेज करके बताएं कमेंट बॉक्स में, मैं उसको दोबारा से कवर कर लूंगा। आई होप आपको समझ में आया हो। थोड़ा मेरे हेल्थ के लिए भी विश कीजिए, अपने आप में पढ़ते रहिए, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।